हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करने वाले हैं अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इतना आसान सा चैप्टर है ना, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। और तुम्हारे 11th में ना इस साल का जो सिलेबस है 2022-23 का, उससे काफ़ी सारे टॉपिक्स तुम्हारे कट ही गए हैं और बस चिन्ने मिन्ने से टॉपिक बचे हुए हैं। और मैं आपको ना पहले ही बता दूँ, जैसे ना मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है। इस फाइल में मैं तुम्हारा सारा सिलेबस डाउनलोड करके रखती हूँ, तो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलने वाली हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले ना मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, ठीक है, ताकि तुम भी निश्चित रहो। और तुम ना सीबीएसई की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हो कि क्या क्या आ रहा है। हाँ, तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वाले में ना एक तो तुम्हारी डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स आ रहा है, मतलब साइकोलॉजी की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद एडोलेसेंट की प्रॉब्लम्स और उसका मैनेजमेंट, फिर लास्ट में आएगा टीम कोहेजन एंड स्पोर्ट्स। तो मैंने ये तीनों टॉपिक्स ही करवाए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो तीनों टॉपिक्स जो है ना ये वाले, ये मैंने इसी में करे हुए हैं। और आप ये नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री फंड में प्रिंट करवा लेना। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करके फॉलो करके डीएम कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं। क्या होती है साइकोलॉजी? ना दिमाग की साइंटिफिक स्टडी होती है, और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा लीनियंट है, कैसा क्या हिसाब किताब है उसका, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है और उसका माइंड कैसा है, इस हिसाब से हम वो साइकोलॉजी होती है, ठीक है। इट सराउंड्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ पीपल थिंक, एक्ट एंड फील। कि मतलब उनके दिमाग में, स्पोर्ट्स पर्सन के दिमाग में हमेशा ये अफेक्ट चीज करती है, ये चीज उनको अफेक्ट करती है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कैसे फील करेंगे, कैसे वो एक्ट करेंगे। साथ ही साथ उनके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सिचुएशन को भी रीड करना, गो थ्रू करना स्पोर्ट्स पर्सन की, वो सब साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स आता है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा और देख लो। ये साइकोलॉजी की ही ब्रांच है जो कि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के साथ डील करती है। साथ ही साथ प्लेयर का कैसा बिहेवियर है ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान, वो सब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। ये जो साइकोलॉजी है ना स्पोर्ट्स वाली, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में बहुत हेल्प करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि अगर ये सिचुएशन है तो स्पोर्ट्स पर्सन को कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे खुद को संभालना चाहिए, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा अच्छी हो और एक्सेलेंट हो। समझ के? अब साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब क्या था इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है कि प्लेयर की पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में और साइंटिफिकली तरीके से उनको बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, है ना। उनको अच्छे से मोटिवेशन दे सकते हैं हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाए। उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं परफॉर्मेंस के दौरान, उनका लर्निंग रेट, लर्निंग कर्व और डेवलपमेंट पैटर्न को समझने के लिए कि वो कितना सीख रहे हैं, कितना वो सीखना चाहते हैं, कहाँ पर किस पोजीशन पे, वो हम साइकोलॉजी की वजह से नाप सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। उनका कॉम्पिटिशन के दौरान प्रॉपर बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं हम। और साथ ही साथ इट हेल्प्स प्लेयर टू डील विद स्पेक्टेटर्स एंड क्राउड। कई कई प्लेयर्स ना, मतलब इतनी सारी भीड़ को देखकर, इतने सारे फैंस को देखकर, ऑडियंस को देखकर घबरा जाते। तो प्लेयर्स, मतलब उन सबके दिमाग में एक्सपेक्टेशन तो होती है कि ये कंट्री जीतेगी, उनकी कंट्री जीतेगी। तो इस वजह से प्लेयर कैसे उस चीज़ को संभाले, कैसे क्राउड के साथ नर्वस फील ना करे, वो चीज़ भी हमारी साइकोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। ये जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा। हाँ, इट हेल्प्स टू ओवरकम द स्ट्रेस। स्ट्रेस को और टेंशन को भगाने के लिए भी साइकोलॉजी काम आती है, स्पोर्ट्स पर्सन की नीड को समझने के लिए भी। और कोचेस फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, उसके बाद कोचेस की भी हेल्प करते हैं ताकि वो एक अच्छे प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सके। ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग स्किल्स में इम्प्रूव करती है ताकि अच्छे से एक इंसान या एक स्पोर्ट्स पर्सन सीख पाए। तो ये साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस थी, साइकोलॉजी की डेफिनेशन कर ली, इंपॉर्टेंस कर ली। अब हम बात करेंगे कि एडोलेसेंस एज कौन सी होती है। ये हम अपनी साइंस में पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 8 में भी और क्लास 10 में भी। तो ये होती है स्टार्टिंग 13 साल से और रहती है 19 साल तक। और इस स्टेज में काफ़ी कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में टेक प्लेस करते हैं। मतलब एक बच्चा एक बचपन से, मतलब जब मैच्योर होने लग जाता है, तब उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस है वो देखो। रैपिड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। की मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली भी काफ़ी सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं इस स्टेज के दौरान, ठीक है, इस उम्र के दौरान। और इस स्टेज में हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ या फिर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कम से कम 1 घंटे तक, ताकि हमारे मसल्स और बोन जो है स्ट्रेंथन रहे, हमारा दिमाग भी ठीक रहे, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि ये जो एज होती है 13 से 19 साल की, जिसको हम एडोलेसेंट एज बोलते हैं, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे-कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव इन द सेंस हम काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हमें बहुत ज़्यादा रहता है कि हमसे अच्छा तो और कोई कर ही नहीं सकता, या फिर हम जो है वो ही ठीक है, कोई और दूसरा ठीक नहीं है। और हम अपनी मिस्टेक्स को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, हाइड देयर मिस्टेक्स, है ना? और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना? फ्रेंड्स गिव इम्पोर्टेंस, हम ज़्यादातर अपने फ्रेंड ग्रुप्स के साथ कंपनी में रहना पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड्स को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। हम अपना ज़्यादातर टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं बेफ़ालतू की चीज़ों पर, जैसे गुपशुप यानी गॉसिप करने में, बात करने में, टीवी देखने में, म्यूज़िक सुनने में, अकेले मतलब खाली बैठने में, तो इन सब चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हालाँकि ये चीज़ इतनी बुरी भी नहीं है, करनी चाहिए लेकिन एक लिमिट में, बट एडोलेसेंट एज में हम ये कुछ ओवर ही करने लग जाते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ड्रग्स एंड स्मोकिंग, क्या होता है इस टाइम पे ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलत संगति में आ जाते हैं, गलत बैड फ्रेंड्स की कंपनी में आ जाते हैं, जिसकी वज़ह से वो ड्रग्स, स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह इन सब के पीछे पड़ जाते हैं। रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं जो कि गलत चीज़ें होती हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उनका पढ़ाई पर से दिमाग बिल्कुल ही हट जाता है और बाकी इंपॉर्टेंट वर्क से भी उनका दिमाग जो है बिल्कुल ही हट जाता है। नेग्लेक्ट फैमिली, वो फैमिली को और टीचर्स को कुछ समझते ही नहीं है, उनकी बात उनके समझ में आती ही नहीं है, वो समझते हैं कि मेरे तो बस दोस्त ही हैं सब कुछ, है ना? लेविश एक्सपेंसेस, हम बहुत सारी चीज़ों पर जो कि यूज़लेस है उनके ऊपर हम ज़्यादा पैसा खर्चना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मेकअप हो गया आपका, कॉस्टली क्लोथ्स हो गए, फास्ट फूड हो गया। ब्यूटी कॉन्शियस, इस एज में हम ना अपने थोबड़े पर और अपने थोबड़े पर ज़्यादा मलने की सोचते हैं ताकि हम ज़्यादा सुंदर लगे, है ना? ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। अच्छा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, इस टाइम पे हम क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की सोचते रहते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ का डिज़ायर डिज़ायर हो जाता है बच्चों के अंदर। उसके बाद इनएडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, इस एज के दौरान पे हमें नींद नहीं आती है, हम अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाते और स्लीप अच्छे से हम ले नहीं पाते। अब एडोलेसेंस प्रॉब्लम का मैनेजमेंट कैसे होगा, इनको कैसे सुधारा जा सकता है? एक तो हम हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रख सकते हैं। हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि स्कूल का और घर का जो माहौल है उसको हम काफ़ी ज़्यादा हँसी वाला, चीयरफुल, खुशी वाला, हेल्दी रख सकते हैं ताकि एक अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए। प्रॉपर एजुकेशन हम दे सकते हैं, जैसे कि हम काफ़ी सारी सेक्सुअल एजुकेशन दे सकते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसीज़ है, इससे क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, जिससे कि एक प्रॉपर बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, ठीक है? अब आगे देखो चेकिंग मिस्टेक्स, अब इस स्टेज पे उनकी जो भी मिस्टेक्स अगर हो जाती है, तो उनको अच्छे से समझाना चाहिए, उनको पनिश करके, ब्लेम करके कभी नहीं समझाना चाहिए, हमेशा उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि आपसे ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, आपको कोई पनिशमेंट या ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती तो गलती है, इस टाइप। प्रॉपर यूज़ ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पर टीनेजर्स ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर हाई पावर होती है, उस पावर को अगर हम अच्छे से चैनलाइज़ करेंगे, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मोड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इस तरीके से उन्हें देनी चाहिए ताकि वो उनके अंदर जितनी भी इनर कैपेबिलिटीज़ है ना, वो उसको एक्सप्लोर कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़, इस स्टेज पे उनको काफ़ी सारे कल्चर रिलेटेड, ट्रेडिशन रिलेटेड, कस्टम रिलेटेड हमें शिक्षा देनी चाहिए, वैल्यूज़ बतानी चाहिए, उनको अच्छी से टीचिंग्स देनी चाहिए ताकि वो उनको समझे और उनको सिंसियरली फॉलो करे। सो दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़, ठीक है? अब और देखो इसके अंदर क्या है, हाँ, यहाँ पर देखो टीम कोहेजन एंड स्पोर्ट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देख रहे हो कितनी जल्दी-जल्दी खत्म हो गया। कोहेजन का मतलब समझो एक ऐसी काबिलियत जिससे सब साथ-साथ रहें। मान लो आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में जितने बच्चे हैं, अब शुरू-शुरू में तो आप नए-नए आए होते हैं स्कूल में या फिर क्लास में, सब बच्चे नए होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे एक-दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं। एक-दूसरे का नेचर हमें पता चलता है। किसी के साथ हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है ना? तो क्या होता है, धीरे-धीरे पूरी क्लास का यूनियन बन जाता है, पूरी क्लास की यूनिटी बन जाती है, सब मिल-जुल के रहते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स की टीम में भी कोहेजन होता है, सब आपस में रल-मिल के रहते हैं ना? कोहेजन का मतलब ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू स्टे और फिट टुगेदर वेल, कि मतलब साथ-साथ वो अच्छे से फिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर व्हेन टीम मेंबर्स फील दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्रुप ओवरऑल सक्सेस, जब टीम के मेंबर्स को ये फील होता है कि उन्होंने पूरे ग्रुप की ओवरऑल सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है, नॉट ओनली आर ग्रुप्स गोल अचीव्ड, मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ग्रुप्स के गोल अचीव हुए हैं, है ना? सिर्फ यही चीज़ नहीं है, लेकिन
टीम कोहेसिव भी है, मतलब पूरे ग्रुप के गोल्स तो अचीव हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ टीम जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिटी है। लोगों को पसंद आ रहा है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से टुगेदर रह रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मोटिवेटेड हो रहे हैं देख देख कर। उन्होंने ये भी लग रहा है कि हाँ, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे गोल्स भी पूरे हो रहे हैं। वाई इज टीम कोहेजन यूजफुल? क्यों टीम कोहेजन यूजफुल है? क्योंकि एक तो ये टीम का मोरल और परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, हाई लेवल पे लेके आता है। टीम अच्छे से काम करती है, उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करती है, जो खुद का प्लेजर है, पर्सनल प्लेजर भी इंक्रीज होता है। और ये जो साइकिल है कंटिन्यू रहती है, कभी अपवर्ड डायरेक्शन, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में। और इससे क्या होता है, अपनी अप डाउन होता रहता है, तो टीम कोहेजन जो है एनहांस हो जाती है। तो इस चीज़ की वजह से अब हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये कंप्लीट हो जाता है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और जितना मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ उतना ही आ रहा है, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। ये नोट्स आप उस पे से क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री फंड में प्रिंट करवा के उनको याद कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।